स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का। मेरे साथ मौजूद है प्रिया और साथ ही महिमा भी। और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात अमित शाह की करेंगे, जिनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं चिराग पासवान। बड़ी खबर यह है कि अमित शाह के घर इस वक्त चिराग पासवान के साथ ये मुलाकात हो रही है। चिराग पासवान का रोल क्या होगा एनडीए में? अमित शाह के घर इस वक्त ये मुलाकात इस बड़े सवाल के साथ, और इस मुलाकात के मायने भी बड़े हैं। चिराग पासवान मुलाकात करने के लिए अमित शाह से इस वक्त पहुंचे हैं और उनके घर पर इस वक्त ये मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ एनडीए की बैठक भी होनी है और आज तस्वीर निकलकर विपक्षी एकता की देखने को मिली है, जब तमाम दल विपक्षी एकता की एकजुटता को दिखाने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। और इसी बीच अमित शाह के घर पर मुलाकात करने के लिए इस वक्त चिराग पासवान पहुंचे हैं और दोनों के बीच चर्चा जारी है। दोनों की ये मुलाकात जारी है। एक और बड़ी खबर, विपक्षी दलों पर रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है। विपक्षी एकता की मीटिंग पर रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाए। पूछा 2024 में विपक्ष का दूल्हा कौन है? बीजेपी लगातार विपक्षी एकता पर चुटकी लेते हुए और उस पर रविशंकर प्रसाद ने यह कटाक्ष किया। पूछा कि 2024 में विपक्षी दलों का दूल्हा कौन है? आपको लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट याद होगा, जो पहली बैठक के दौरान सामने आया था। और आज एक दूसरी बैठक जिसका आयोजन बेंगलुरु में हो रहा है और उसी पर सवाल उठाया। विपक्षी एकता की मीटिंग पर रविशंकर प्रसाद ने यह सवाल पूछा कि 2024 में विपक्ष का दूल्हा कौन है? कुल मिलाकर विपक्ष का चेहरा कौन होगा? यही सवाल है रविशंकर प्रसाद का। 24 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और मैंने एक सवाल पटना में उठाया था, ये 24 की बारात जो सज रही है, इसका दूल्हा कौन है? अभी तक कोई जवाब नहीं। कहा कि हम दूल्हा चुनेंगे, तो बिना दूल्हे के बारात जा रही है। आज देश एक सशक्त नेता की अपेक्षा करता है, वो देश को आगे बढ़ाए। और जब नरेंद्र मोदी ऐसा प्रभावी, लोकप्रिय, ईमानदार नेता बनता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं हो जाती है। और अभी अमेरिका में, फ्रांस में, अबू धाबी में, जापान में क्या क्या सम्मान मिला, और भारत की विदेश नीति और कूटनीति में क्या क्या उछाल आया, हमने देखा है। तो पटना में हुई बैठक के बाद हर किसी की नजरें थी बेंगलुरु पर कि आखिर बेंगलुरु में विपक्षी एकता की मीटिंग में क्या होगा, कौन कौन से दल होंगे। और वो इंतजार भी खत्म हुआ। आज और कल यानी कि 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दल बेंगलुरु में मंथन करके 2024 के लिए कुछ अहम फैसले करेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक के बाद अब 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हो रही बैठक के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। एनसीपी में अजित पवार अलग होकर बीजेपी के साथ आकर मंत्री बन गए हैं, तो यूपी में विपक्षी एकता को ओम प्रकाश राजभर ने भी झटका दे दिया है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि वो मजबूत है और मोदी को रोकने की पूरी ताकत रखता है, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। दरअसल बात गणित की नहीं है, केमिस्ट्री की है, जो विपक्ष में दिख नहीं रही है। खैर, पूरी बात समझने से पहले ये जान लीजिए कि बेंगलुरु की बैठक के मुद्दे क्या क्या हैं। पहला मुद्दा 2024 की चुनावी रणनीति पर चर्चा। दूसरा मुद्दा प्लान को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाए। तीसरा मुद्दा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। चौथा मुद्दा हर राज्य के लिए अलग टीम बनाने पर फैसला। मुद्दे खूब है, नेता भी खूब है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर मोदी विरोधी इस मोर्चे की अगुवाई कौन करेगा, नीतीश कुमार या फिर सोनिया गांधी। जब पटना में बैठक हुई थी, तो उस बैठक में जिन जिन दलों के नेता शामिल हुए थे, उनमें 15 दल थे, 27 नेता थे। जेडीयू से नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा, वहीं कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा, संजय सिंह शामिल हुए। जेएमएम से हेमंत सोरेन, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, टीएमसी से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, एनसीपी से शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मनोज झा, डीएमके से एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, एआईटीसी से फिरहाद हकीम, डेरेक ओबराय, सीपीआईएम से सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, डीएमके से टीआर बालू,
पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, सीपीआई-एमएल से दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीआई से डी राजा। अब बैठक का पता बेंगलुरु है। बैठक सिर्फ विपक्ष की ही नहीं है, बल्कि दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की भी बैठक है। लोकसभा चुनाव में अभी 300 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन जोर आजमाइश का दौर लगातार जारी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वो मौजूद हैं। हालांकि विपक्षी दावों को बीजेपी हवा हवाई बता रही है। देखिए, पटना समिट के बाद बेंगलुरु समिट और अपोजिशन की बैठक में नहीं मानता। इस देश में आज जो तानाशाही, एकाधिकारशाही, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी का कारोबार चल रहा है, पैसों का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक। आज सोनिया गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी ने डिनर भी रखा है। आज जो बैठक में चर्चा होगी। घबराहट, ये चिंता है भाजपा की। दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ पढ़कर पराजय। 62% विपक्ष सामने जनता के साथ खड़ा है, और इधर कौन ऐसे ऐसे दल इसमें शामिल हो रहे हैं जिनके दफ्तर में साइन बोर्ड ही नहीं। ये जो तथाकथित विपक्ष की गठबंधन की गठरी है, उसमें जो है वो 24 के चुनावी चूल्हे पर जो ख्याली खिचड़ी इन्होंने चढ़ाई है, वो ख्याली खिचड़ी जो है वो खानदानी खुरचन से ज़्यादा साबित नहीं होगी। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। 100%, 99 भी नहीं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। देखिए, कल की जो डेवलपमेंट है, जो कल की गतिविधियां हैं, वो कोई साधारण गतिविधि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कल की गतिविधियां ये साफ कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। बीजेपी 2024 में सरकार नहीं बनाने जा रही है, और इस देश ने अब बाय बाय मोदी जी कह दिया है। विपक्ष की इस बैठक में मोदी विरोधी मोर्चे का नया नाम तय होगा। हो सकता है कि संयोजक के नाम का ऐलान भी हो जाए। जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मोदी के खिलाफ तैयार हो रहा ये मोर्चा क्या कर पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 राज्यों से 224 सीटें 50% से ज्यादा वोटों से जीती थी। ऐसे में बीजेपी को बहुत कमजोर समझने की गलती विपक्ष भी नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए सीधा आपको इस वक्त बेंगलुरु लिए चलते हैं, जहां से मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। शिखा, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि अब कौन कौन पहुंच चुका है विपक्षी दलों की इस महाबैठक में शामिल होने के लिए, और दूसरा, बीजेपी जिसे सियासी खुरचन बता रही है, वहां पर क्या आपको मलाई नजर आ रही है? जितने लोग तमाम बैठे हैं, उनका क्या माइंडसेट और उनके स्टेटमेंट्स क्या बताते हैं? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सोनिया गांधी पहुंच चुकी है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं, और ऑन दी वे फिलहाल ममता बनर्जी हैं, और उनके साथ ही नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सब फिलहाल पहुंचने वाले हैं। चूँकि आज सिर्फ एक डिनर का आयोजन किया गया है, और मीटिंग भी 6 से 8 में इनकी बातचीत भी होगी। जो चर्चा होगा वो तो होगा ही, लेकिन कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो डिस्कस होने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रणनीति बनाई जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर के, जो बातें होती रही है विपक्षी दल में कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये सारा का सारा चुनाव बीजेपी लड़ जाती है, वो विधानसभा हो, वो लोकसभा हो। लेकिन 2024 है, तो 2024 का वो दूल्हा विपक्षी पार्टी की तरफ से कौन होगा, ये एक अहम सवाल है, जिसका जिक्र भी आप कर रही थी। तो उम्मीद यही है पूर्णिमा कि कल तक ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो 3 मेन बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इस मीटिंग को रखा गया है, सबसे पहले कि 2024 की रणनीति क्या हो, क्या वो अहम मुद्दे हो जिसके ऊपर ये विपक्षी दल खेलेगी, यानी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, या फिर मणिपुर का मुद्दा हो, या फिर दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अध्यादेश का मुद्दा हो। यानी इन्हें मुद्दे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि 2024 की रणनीति उससे जुड़ी हुई हो। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है यहाँ पूर्णिमा कि इसका नाम क्या होगा, इस विपक्षी पार्टी का नाम क्या होगा।
इसके संयोजक कौन होंगे, यानी दूल्हा कौन होगा, जिसका जिक्र रविशंकर प्रसाद भी कर रहे थे। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि ये विपक्ष में आपस में ही लोग खींचातान करते हुए नजर आते रहे हैं। तो ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन होगा, और संभावनाएं यही है पूर्णिमा के कल तक की सारी चीजें बहुत क्लियर रहेगी, क्योंकि 6 से 7 महीने का समय है, समय कम है और रणनीति बहुत ज्यादा बनानी है। ये बहुत तो ज्यादा कुछ दिलचस्प है, क्योंकि इससे पहले एक बैठक जून के महीने में बिहार में हुई थी उत्तर को लेकर, और अब दक्षिण को लेकर, क्योंकि जब मीटिंग हो रही है कई बड़े दल, यानी कि केसीआर की पार्टी की हम बात कर ले या फिर हम बात कर ले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की, वो सब नदारद। ऐसे में विपक्षी एकता परवान कैसे चढ़ पाएगी? देखिए, सबसे दिलचस्प ये है, चूंकि आप पिछली मीटिंग की बात कर रही थी और आप खुद भी वहां प्रिया थी बिहार में उस वक्त मौजूद, उस समय कितने दल वहां साथ थे? 15, लेकिन आज 26, और अभी भी ये काउंटडाउन जारी है। कोशिश इनकी तरफ से यही हो रही है कि ये दल और ज्यादा बढ़े, जिसकी वजह से इस पार्टी की मजबूती और ज्यादा बढ़े। तो दक्षिण के लोग जिस तरीके से पार्टियां नहीं जुड़ रही है, आप यू कैन नेम देम ऑन योर फिंगर्स, 4 वो पार्टियां हैं मेजरली जो नहीं जुड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से कोर में, वो आप उत्तर भारत की बात कर लें, आप मेन दिल्ली की बात कर लें, लोग एकजुट हो रहे हैं। और बिहार जो कि जयप्रकाश नारायण की धरती है, वहाँ से जुड़ने का जो सिलसिला है वो बैंगलोर तक ज़रूर पहुँच गया है। तो 15 से जो 26 का सफ़र है 1 महीने के अंदर, ये अपने आप में विपक्षी पार्टियां मान रही है कि ये सफ़र बहुत लंबा है, ये जो उन्होंने मकाम पाया है वो ऊंचा है। तो उम्मीद यही है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होती है, संयोजक एक होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा इसको लेकर के सजग रही है कि संयोजक कौन होगा, और अगर वही संयोजक है तो वही क्या प्रधानमंत्री के पद का दावेदार रहेगा। हालांकि ममता बनर्जी भी ऑन द वे है, अभी वो पहुंची नहीं है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी यहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल शिखा, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। और देखिए, इसी बीच अब सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि दूल्हा कौन होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह ही बिन दूल्हे की बारात जैसी ये विपक्ष की बारात निकलती हुई नजर आए। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ इस मीटिंग से निकलकर सामने का। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार आपने देखा कि किस तरह से बयानबाजी भी हो रही है, और जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। यूपी में सियासत का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर पहले एनडीए के साथ आए, और अब दारा सिंह चौहान भी अखिलेश को बाय बाय बोलकर बीजेपी में वापस आ चुके हैं। आप रिपोर्ट देखिए। की बजी घंटी, दारा सिंह की एंट्री। चुनावी जंग घमासान, मौका नहीं चूके चौहान। साइकिल से उतरे, सुधारी पुरानी भूल। अखिलेश से मोहभंग, फिर भाया फूल। 20 महीने का वक्त सपा में गुजारने के बाद दारा सिंह चौहान को लगा कि अब घर वापसी का वक्त आ चुका है। इसलिए दारा सिंह चौहान ने पहले विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और उसके बाद सतीश महाना से मिलकर फिर इस्तीफा सौंपा। और अब यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार में दारा सिंह चौहान को मंत्री पद मिल सकता है, या 2024 में वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दारा सिंह चौहान योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वन और पर्यावरण मंत्री थे, लेकिन चुनाव के मौके पर इस्तीफा देकर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव लड़े और जीते, और अब एक बार फिर से वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो सपा के साथ जाने वाले ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में वापसी कर चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। आदरणीय दारा सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन किया है। मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में अधिकृत रूप से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने, और हमारे प्रदेश के जो सभी पदाधिकारी नेतृत्वकर्ता हैं, सब लोगों ने श्री दारा सिंह जी को
और देखिए इसी बीच में सीधा आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, कोशिशें लगातार हो रही है, लेकिन ये कितना बड़ा झटका और बीजेपी के लिए ये कितनी मजबूती, इन तस्वीरों के मायने बताइए जरा। देखिए, दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो जो बीजेपी है उसने अपनी कमजोरी ठीक करने की तरफ कोशिश की। अगर आप विधानसभा के चुनाव जो 2022 में हुए थे उनके परिणामों का आकलन करें तो आप देखेंगे कि पूर्वांचल का जो हिस्सा था उस हिस्से में बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत दूसरे अन्य हिस्सों की तुलना में कमजोर था, और ऐसे में उन इलाकों की सीटों पर अपनी मजबूती पर फिर से हासिल करने की कोशिश बीजेपी ने की है। 2019 में गठबंधन हुआ था बीएसपी और समाजवादी पार्टी का, और उस सिलसिले में लालगंज की सीट हो, आजमगढ़ की सीट हो, वो विपक्ष, या अंबेडकर नगर की सीट हो, या फिर श्रावस्ती की सीट हो, ये कुछ सीटें जो है जीतने में विपक्ष कामयाब रहा था। लेकिन हालांकि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के ही उम्मीदवार जीते थे। गाजीपुर की सीट से भी जो है वो गठबंधन को जीत मिली थी, बीजेपी के मनोज सिन्हा वहां से हार गए थे। तो ऐसे में उस इलाके में, और वो इलाका जहां पर खुद प्रधानमंत्री वाराणसी से प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में बीजेपी का, तो ऐसे में उस इलाके में कितनी मजबूती आ सके, पार्टी के कैडर को और मोटिवेशन मिल सके, जो अलग अलग जातियां उस इलाके में प्रभावी हैं उनको अपने कब्जे में लिया जा सके, अपने वोट बैंक के तौर पर अपने साथ जुड़ा सके, ये कोशिश बीजेपी की थी। और इसीलिए चौहान समाज से आने वाले दारा सिंह चौहान, जो बहुत पुराने नेता हैं उस इलाके के, वो सांसद भी रह चुके हैं लोकसभा में, मुझे याद है वो बीएसपी के लोकसभा दल के नेता हुआ करते थे। इसके अलावा बीजेपी में भी इससे पहले वो 2017 की सरकार में वन मंत्री थे, आखिरी समय में उन्होंने इस्तीफा दिया था और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। वो अपनी सीट छोड़ करके वापस उनकी घर वापसी हुई है। कहा जा रहा है कि या तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उनको विधान परिषद या फिर से घोसी की ही सीट से बाई इलेक्शन लड़ा करके, और दूसरा ये भी विकल्प हो सकता है कि उनको लोकसभा का चुनाव जो है वो मऊ की सीट से लड़ाया जाए, जो सीट पिछली बार जो है वो गठबंधन ने जीत ली थी और बीजेपी की वहां पर हार हुई थी। तो ऐसे में एक एक सीट पर काम कर रही है बीजेपी। दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष की बात करें तो यहीं पर वो कमजोरी नजर आती है। जिन चीजों को अपने साथ जोड़ने के बाद अखिलेश यादव या जो विपक्ष का सबसे मजबूत कुनबा था, वो कहीं ना कहीं मजबूती के तौर पर सरकार पर या सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा था, वो यही गठबंधन थे। वो चाहे दारा सिंह चौहान चले आए, स्वामी प्रसाद मौर्य चले आए, धर्म सिंह सैनी चले आए, या फिर राजभर की पार्टी का गठबंधन हुआ, कुछ छोटे दलों ने गठबंधन किया, और उसके आधार पर छोटी छोटी जातियां जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी थी, और इसीलिए वोट प्रतिशत उनका बढ़ा था। वो लगभग 36% तक पहुंच गए थे। तो ऐसे में उनके लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो अपना विधानसभा चुनाव का जो प्रदर्शन ही था, कम से कम वही दोहरा लें, उतना ही वोट इंटैक्ट कर पाए। तो अभी तो सबसे बड़ी चुनौती उनके गढ़ में लगी है, जहां पर वो सबसे ज्यादा सीट उन्होंने हासिल की थी, वहीं बीजेपी ने उनको चोट पहुंचाई है। तो ऐसे में आप देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितनी रिकवरी कर पाते हैं। रणनीति को लेकर जानी जाती है। बहरहाल दारा सिंह का मोह भंग हुआ और उसके बाद अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी।